नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से आपका मित्र शैलेंद्र। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस के निबंध की तैयारी कैसे करें। आपको पता होगा मित्रों कि निबंध जो है 3 खंडों में पूछे जा रहे हैं। पहला खंड दार्शनिकता और विचार लिए होता है, दूसरा खंड तार्किकता और विचार लिए होता है, और तीसरा खंड जो सबसे मजेदार है इसका, वह है आपको लोकोक्ति पर या कहावत पर या सूक्ति पर आधारित निबंध। अब पहले ये लोकोक्ति या कहावत को स्पष्ट कर ले थोड़ा सा कि ये जो है लोकोक्ति ये क्या है। तो इसका विच्छेद करेंगे तो लोक जोड़ उक्ति। लोक मतलब समाज, उक्ति मतलब कथन। लोगों में प्रचलित बातें, कहावतें। ये कहावतें कहाँ से आती हैं? इसे हम कहावत भी कह सकते हैं। ये कहावतें कहाँ से आती हैं? तो ये कहावतें आती हैं हमारे श्रमिक समाज से। समाज में कोई परिश्रम का काम करते हुए, कोई विलक्षण काम करते हुए लोगों के समूह में किसी एक के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो बहुत प्रसिद्ध होती है, लोकप्रिय होती है, अच्छी लगती है और प्रचलित हो जाती है, तो साहित्यकार भी उसको अपने साहित्य में स्थान दे देते हैं और वो युग युगांतर तक चलती रहती है बातें। तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ये जन सामान्य में इनका निर्माण होता है। जन सामान्य में ये अपने आप उत्पन्न होते, अचानक में, एकाएक। दूसरा एक होता है सूक्ति। तो लोकोक्ति आधारित या सूक्ति आधारित प्रवृत्ति से एक जैसा है, लेकिन ये कथन दोनों दो तरह के होते हैं। लोकोक्तियां अनगढ़ होती हैं, सूक्तियां थोड़ा एक आकार में होती है, गढ़ी हुई होती है। वो महात्माओं के कथन होते हैं, प्राय चिंतकों के, महात्माओं के, दार्शनिकों के जो कथन होते हैं वो सूक्ति कहलाते हैं। सुंदर उक्ति, श्रेष्ठ उक्ति, विचारणीय उक्ति। और लोक में जो बात प्रचलित हो जाती है वो लोकोक्ति कहलाती है। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बोल रहा हूं, ये जो है ये 69वीं जो मुख्य परीक्षा हुई है बीपीएससी की, उसमें जो तृतीय खंड में निबंध पूछे गए हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। बिन समाज के बोली हो सकेला का, अब बिन बोली समाज हो सकेला का। दूसरा है धोबिया कुकुर ले घर के अन्य घाट के। तीसरा है आगू नाथ ने पाछू पधा, अभी में छान के कूदे गधा। चौथा है अनेर धुनेर के राम रखवार। इसमें से सूक्ति कोई नहीं है मित्रों, ये चारों के चारों कहावत हैं और लोकोक्ति हैं। और ध्यान देने की बात है कि ये क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित हुए हैं सारे के सारे। ये हमारे लोकल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित हुए हैं, क्योंकि ये श्रमिक समाज की देन है, आम लोगों की देन है। इसलिए आज इसमें आप देखेंगे जैसे ये सकेला, ये आप देखिए धोबियाक, ये अनेर, धुनेर, ऐसे शब्द हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में आते हैं। अच्छा, इसको पूछने का मतलब क्या है, जरा इस पर एक तार्किकता से विचार करें
कि क्यों ये लोकोक्ति आधारित या सुक्ति आधारित निबंध आपसे पूछ रहे हैं। तो सुक्ति आधारित निबंध पूछेंगे तो आपके विचार और चिंतन को देखेंगे, लेकिन लोकोक्ति आधारित जब पूछेंगे तो कल्पना भी देखेंगे, विचार भी देखेंगे, चिंतन भी देखेंगे, लेकिन एक विशेष बात इनका उद्देश्य है जो मैं लक्षित कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस ही आधार पर उस वैज्ञानिक सोच के तहत बीपीएससी ने इसको अपने सिलेबस में डाला है। वो क्या है कि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी से जब आपका चयन होगा और आप पदाधिकारी होंगे तो किसी की पोस्टिंग छपरा में हो सकती है, सारण में, किसी की पोस्टिंग दरभंगा में हो सकती है, किसी की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में हो सकती है, किसी की पोस्टिंग भागलपुर में हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप एक अधिकारी हैं तो एक अधिकारी को जनता का सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उनकी समस्याएं सुनने के लिए और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अगर आप बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं जानेंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उनसे अच्छी तरह। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि ये लोकल लैंग्वेज को शामिल किया गया है, क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है, ताकि कोई आम आदमी, आप अधिकारी के तौर पर अगर कुर्सी पर बैठे हो तो कोई आम आदमी जब आए आपके पास तो जरूरी नहीं है कि हमारी तरह वो पढ़ा लिखा होगा। वह हो सकता है निरक्षर व्यक्ति होगा, तो वह क्षेत्रीय में भोजपुरी में बात करेगा, मैथिली में बात करेगा, बज्जिका में बात करेगा, मगही में बात करेगा, अंगिका में बात करेगा। ये 5 क्षेत्रीय भाषाएं तो बिहार की प्रचलित हो चुकी है, साहित्य में आ चुकी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका और अंगिका। उसके अलावा भी ट्रायंगुलर की, त्रिकोण की भाषा अलग होती है। ज्यादा दूर नहीं, यहां से आप सोनपुर चले जाएं, हाजीपुर चले जाएं, तो हाजीपुर एक ऐसी जगह है कि एक तरफ से ये हाजीपुर की अपनी भाषा है बज्जिका, इसका जो लोकल लैंग्वेज है वो बिज्जी संघ का, वैशाली का लैंग्वेज है, तो अपनी भाषा है इसकी बज्जिका। सोनपुर इसके बहुत करीब है, तो छपरा और भोजपुरी बोलने वाले लोग, सारण क्षेत्र के बहुत सारे लोग हाजीपुर में आते हैं, पटना से बहुत सारे लोग हाजीपुर में काम करने जाते हैं जो मगही भाषा भाषी हैं। तो हाजीपुर में आप 3 भाषाएं जरूर देखेंगे, उनकी अपनी मूल भाषा बज्जिका, सारण के लोगों की भाषा भोजपुरी और पटना से गए लोगों की भाषा मगही। तो तीनों का सम्मेलन होगा और ऐसी जगह आप अधिकारी होंगे तो इन सभी भाषाओं का प्राथमिक ज्ञान आपको होना चाहिए। तो प्राथमिक ज्ञान पहले ये है कि ये जो लोकोक्ति है इसको हम समझे कि इसका अर्थ क्या है हिंदी में। तो पहली बात है कि ये कह रहे हैं कि बिना समाज के बोली अर्थात भाषा की क्या उपयोगिता है, और बिना समाज के भाषा का जन्म कैसे हुआ होगा, किसने जन्म दिया भाषा को। समाज के लोग, जब पुराने जमाने के लोग, जंगली मनुष्य, जब उसमें विवेक आया होगा, अनेक समस्याओं को झेलकर उसमें एक विवेक आया होगा कि हमें संघ में रहना है, संगठन में रहना है, एक व्यवस्था बनानी है। तो वैसी स्थिति में संघ में रहने के लिए, संगठन में रहने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए एक दूसरे से संप्रेषण की जरूरत होगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत होगी। तो मान लीजिए इस सारों में हम कितनी बातें करेंगे, और करेंगे तो उनमें से बहुत का अर्थ कुछ दूसरा भी होगा,
क्योंकि सांकेतिक भाषा स्पष्ट नहीं होती है। तो इसीलिए पहले मौखिक रूप से भाषा का जन्म हुआ, फिर लिपि का विकास हुआ, फिर लिखने का तरीका विकसित हुआ। तो वो एक लंबा वीडियो हो जाएगा, उस पर मैं बात बाद में करूंगा आपसे दूसरे किसी वीडियो में। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका अर्थ क्या है और इन पर निबंध लेखन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि समाज ने बोली को जन्म दिया और बोली ही भाषा में परिवर्तित हुई, मानक हुई। दूसरा कह रहे हैं कि अगर बोली नहीं हो, आज भाषा नहीं हो, तो क्या समाज का काम चल सकता है। तो एक तरफ समाज ही भाषा का जनक है और दूसरी की तरफ समाज भाषा के बिना मूक है। तो इन दोनों तथ्यों को लेकर जब हम चलेंगे तब हमारा ये निबंध पूरा होगा। उसी तरह से देखिए, धोबियक कुक्कुर मतलब धोबी का कुत्ता, कुक्कुर शब्द आया है संस्कृत का, अधोबियक धोबी का। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा का ये अंश है। तो धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है, उसकी स्थिति एक समान नहीं रहती, वो अनादृत रहता है, उसको कहीं जगह नहीं मिलती। इस बारे में हमको तार्किक तरीके से लिखना है। तो यहां उक्ति कही जा रही है कि धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है, लेकिन हमें इसे घटाना है मनुष्य के चरित्र पर, कि जो मनुष्य सब जगह से उपेक्षित और अनादरित है, उसकी स्थिति कैसे होती है, इस पर जब हम बात करेंगे स्टेंजा वाइज, तब जाकर हमारा यह निबंध पूरा होगा। अब है आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। गधे को न आगे नाथ लगाया गया न पीछे पगा लगाया गया, उसको कोई बंधन नहीं है, तो बिना छान के वो कूदता है। तो जिस व्यक्ति को कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसके कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वो बेफिक्र और मस्त मौला होता है। इस सेंस में जब इस निबंध को आगे बढ़ाएंगे तब जाकर इसका अर्थ खुलेगा। उसी तरह से अनेर धुनेर के राम रखवार। अब ये अनेर धुनेर बड़ा दिलचस्प शब्द है क्षेत्रीय भाषा का। आपने देखा होगा अभी गेहूं की फसल आगे बढ़ रही होगी तैयारी के प्रोसेस में, तो गेहूं में बथुआ एक साग होता है, वो बथुआ बहुत सारा उपज जाता है गेहूं के खेत में। तो कहां से आता है? किसान ने तो बोया था गेहूं, बथुआ कहां से आ गया? ये सोचने वाली बात है। और गेहूं से इतनी ज्यादा मात्रा में उसकी पैदाइश वहां हो गई है बिना बोए हुए कि अगर उसको निकौनी नहीं की जाए, उसको हटाया नहीं जाए खेत से, तो वो गेहूं को ढक देगा, क्योंकि वह प्राकृतिक है, मूल है। तो यहां कहा जा रहा है कि अनेर धुनेर के राम रखवार, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, एक वीडियो में सारी बातें बताना और सबका डिस्कशन देना मुश्किल है, लेकिन आपको मुख्य प्रवृत्ति पर मैं ले जाना चाहता हूं कि किस तरह से आप काम करेंगे। एक बात तो यह होती है कि प्राय निबंध के जो फॉर्मेट आपको बताए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि पहले भूमिका बनाइए, फिर विश्लेषण कीजिए और फिर निष्कर्ष या कंक्लूजन डाल दीजिए। मतलब मिनिमम 3 स्टेप, 3 स्टेंजा। तो आप जानते हैं कि आपके जो निबंध लिखने हैं सो 700 से 800 शब्द में लिखने हैं। तो अगर इन 3 स्टेंजा में हम डालते हैं तो 200 शब्द के आसपास हमारी भूमिका होगी, 200 शब्द के आसपास हमारा कंक्लूजन होगा और शेष 400 शब्दों में हमारा विश्लेषण होगा।
ये थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये उन बच्चों के लिए बताया गया है कि भूमिका विश्लेषण और निष्कर्ष जो अभी अभी निबंध लिखना सीख रहे हैं, आप चाहे तो 5 स्टेंजा भी कर सकते हैं, 4 स्टेंजा भी कर सकते हैं, 6 स्टेंजा भी कर सकते हैं। एक ही विषय के बारे में जो जो आप उसके भाग में जाएंगे, थ्रेड्स में जाएंगे, तो आपको स्टेंजा बदलने का अधिकार है और उसका कोई मानक नहीं है। निबंध कई स्टेंजा में भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये 3 स्टेंजा होना चाहिए, क्योंकि भूमिका एक आधार बनाना पड़ेगा आपको विषय में आगे बढ़ने के लिए। फिर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, विश्लेषण में उसकी खूबियां खामियां सब बताना होगा, फिर निष्कर्ष पर आना होगा। अब सपोज मैं एक ही इसको लेता हूं कि अनेर धुनेर के राम रखवार, तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला ईश्वर होता है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनाथ हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई उनका सहायक मिल गया और उन्होंने बहुत ऊंचाई तय की, जीवन में काफी ऊंचाई तक गए। आप जंगलों से दे सकते हैं उदाहरण कि जंगल कौन लगाता है, आपने सोचा है कभी? और जंगल क्या हमारे लगाए लगता है? जिसको जंगल कहते हैं उसको आर्टिफिशियली उगाना संभव नहीं है, और जंगल का रखवाला कोई नहीं है, माली कोई नहीं है, बागवान कोई नहीं है, लेकिन जंगल जंगल है, बढ़ता जाता है, विस्तृत होता जाता है, तो उसको कौन देखता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कवितावली में उन्होंने पंक्ति कही है कि वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकयत, सा करे सबे पर राम राम रे कृपा करे। वेद पुराण भी यही कहते हैं, सारे लोक में संसार में घूमकर देख लीजिए, संकट में एकमात्र श्री राम ही सहारा होते हैं। अब उसी को यहां ट्रांसलेट किया गया, या सहज ही किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि अनेर धुनेर के राम रखवा। भक्ति काल के एक दूसरे कवि हैं मलुकदास जी, वे कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो राम जो है, ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, वो बहुत शक्तिशाली है। कुत्ता ब्लड प्रेशर जांच तो नहीं कराता है, बीमार पड़ता है वह, लेकिन विवेक से अपनी औषधि स्वयं खोजता है। आप देखते होंगे कभी कभी कुत्ते को दूब खाते हुए, वह उसकी औषधि है, उसने खोज रखा है। सांप है, बिच्छू है, दुनिया के अनंत प्राणी है जिसका कोई नाथ नहीं है, उसका एक ही नाथ है, त्रिलोकनाथ। तो गोस्वामी जी ने कहा वे कि वही है वही जो राम रचिगा का अकाकरी तर्क बढ़ावहु शाखा। तर्क बढ़ाकर, तर्क करके शाखा बढ़ाने से कुछ नहीं होता, प्रकृति जो चाहती है वही होता है। तो कोई भी एक जो सामान्य आदमी है जिसका कोई नहीं है, उसको आप देखते होंगे कि अपने आप उसका परिपोषण हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। तो अनेक जगह से जब हम उदाहरण उठाएंगे, प्रकृति से उठाएंगे, मनुष्य से उठाएंगे, इतिहास के पन्नों में जाएंगे कि कौन सा वैसा व्यक्ति था जो बड़ा लावारिस था, जिसे किसी की सहायता मिल गई, या जिसने प्रकृति के बल पर, अपने बल पर प्रकृति से, वातावरण से रस खींचकर किसने अपने आप को उतना उठाया ऊंचा। तो इस तरह से अब एक पेड़ होता है, शीरीष एक वृक्ष होता है, तो शीरीष ऐसा वृक्ष है, आप देखेंगे कि वह पेड़ बरसात के वसंत में जो फूलता है
तो बरसात में भी अपना फूल नहीं छोड़ता है, वो वातावरण से भी रस खींच लेता है। धरती के नीचे से रस खींचने की बात तो अलग है। तो जो सामान्य आदमी है, जिसका कोई प्रतिपालक नहीं है, उसका प्रतिपाल प्रकृति करती है। ये प्रकृति महाशक्ति है, इसकी शक्तियां, इसके चमत्कार अद्भुत है। तो प्रकृति ने किसी को कपड़ा पहना कर जन्म नहीं दिया है, किसी को बड़े छोटे परिवार में जन्म नहीं दिया है। प्रकृति ने सबको खुले प्रांगण में छोड़ा है। जो प्रकृति के साथ रहता है वो ज्यादा दीर्घजीवी होता है, ज्यादा सुखी रहता है, ज्यादा संतुष्ट रहता है। और जो प्रकृति से जितना कटता जाता है वह उतना ही कॉम्प्लिकेशन में रहता है, उसे ही चीनी, ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियां होती है। तो अनेर धुनेर जो है, सामान्य से सामान्य जो है, उसका रखवाला ईश्वर है। मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता में कहते हैं कि अधीर भाव जो करे अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वो। ऐसी पंक्ति आई है कि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। तो कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी अनेर धुनेर नहीं है। अगर वह अनेर धुनेर है तो उसके ईश्वर है, उसकी प्रकृति है, उसके साथ सारी शक्तियां हैं। मन अगर आपका ठीक है, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आप अनेक महत्वाकांक्षाओं में नहीं पड़े हुए हैं, तो आप इसी प्रकृति से सब कुछ प्राप्त करके और अपने जीवन को बहुत सुखद और सुंदर बना सकते हैं। जानते हैं ये जो कष्ट है, इस कष्ट का कारण है हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी अनंत इच्छाएं। नहीं तो सामान्य इच्छाओं में प्रकृति में इतने जो प्राणी हैं उनको देखा, उनका कौन सा केयर टेकर है, कौन सा रखवाला है, कौन सा प्रतिपालक है, वो अपने आप विकसित होते हैं। अब जैसे जो भी पशु या प्राणी हमारे द्वारा पाले जाते हैं, देखिएगा उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएगा। और जो प्रकृति के बीच जंगलों में जो रहता है उसमें कॉम्प्लिकेशन कम आता है, और आता भी है तो वह खुद से प्रकृति में वो चीजें खोज लेता है। जहां समस्या होती है निदान भी वही होता है। तो इस तरह से अब इसको एक व्यवस्थित लय दे देंगे। इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो है कि आप इसका अर्थ समझ जाएं कि ये मूल बात कही क्या गई है। जब अर्थ समझ जाएंगे तो आप अपनी कल्पना से, अपने विचार से, अपनी भाषा से, अपनी तार्किकता से, अपनी प्रस्तुति से, प्रेजेंटेशन से, इन चीजों से, इन टूल्स से आप इस तरह के किसी भी निबंध को बहुत आसानी से 700, 800, अगर जरूरत हो तो 1000 शब्दों में भी बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मूल बात है कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी तरह से ये तो सारी लोकोक्तियां हैं। हो सकता है कि कभी आपसे सुक्ति भी पूछे, जैसे परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, आदि आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं। ये कहावतें, लोकोक्तियां और सुक्तियां इतनी अधिक हैं कि जितनी बात की जाए कम है। अब उसी में जब आप प्रॉपर तैयारी करेंगे और इनका टेस्ट समझ लेंगे तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। और हम लोग आप जैसे विद्यार्थियों के लिए इस तरह के बैच भी करते रहे हैं।
तो अगर आपको कोई असुविधा हो तो आप कोचिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको कुछ रोशनी मिली होगी, कुछ आधार अवश्य मिला होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे बात करूंगा किसी खास सूक्ति को लेकर या किसी खास लोकोक्ति को लेकर। फिर दूसरे जो उसके पाठ हैं, जैसे 3 पाठों के जो निबंध हैं, सभी पाठों के निबंध पर अलग अलग विश्लेषण करूंगा मैं और आपसे बात करूंगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपके लिए उपयोगी हो, मेरा श्रम अगर सार्थक होता है तो अपने को सौभाग्यवान समझूंगा। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं, आपको नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और चाहता हूं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करें और सफल हों। बहुत धन्यवाद।